हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है इस वीडियो में। 2-3 दिन से आप ये वर्ड सुन रहे होंगे, वानाक्राई। फेसबुक के ज़रिए या व्हाट्सएप के माध्यम से। उसमें लिखा ये गया है कि वानाक्राई करके मालवेयर है, वायरस है, आया है। तो आप कोई भी अटैचमेंट, कोई भी वीडियो, कोई भी फाइल ओपन ना करें बिना चेक किए हुए, नहीं तो ये आपके सिस्टम पे नुकसान करेगा। वानाक्राई बेसिकली है क्या? अगर आप, जैसे ये इंग्लिश में एक वर्ड है वानाक्राई, तो अगर आप इसका हिंदी में मतलब ढूंढें तो इसका मतलब है रोना चाहता हूँ। हालांकि इस वायरस का जो असर है उससे इंसान रो ही देगा, बट ये किस तरह से काम करता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे जनरेट हुआ है, कैसे आपके सिस्टम में आता है, कैसे इफ़ेक्ट करता है, पूरी दुनिया में अब तक ये कहाँ कहाँ फैल चुका है, इंडिया में किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। इस वीडियो में आपको हम यही सब चीज़ें बताएंगे। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वानाक्राई जो है वो एक तरह का मालवेयर है, वायरस का एक टाइप है। सबसे पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ कि ये बॉर्न किस तरह से हुआ। कुछ साल पहले अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका नाम है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। बेसिकली ये सिक्योरिटी के बारे में देखती है अमेरिका के। उनके कुछ चैट्स होते हैं, आप क्रिमिनल कह लीजिए, या जिन पे उन्हें स्पाई करना है, जिन पे उन्हें निगरानी करना है। बेसिकली उनके कुछ टारगेट थे जिन पे उन्हें निगरानी करना था थ्रू सिस्टम, उनके जो लैपटॉप है या कंप्यूटर, उस सिस्टम के ज़रिए। उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाए, कुछ टूल्स बनाए जिसके ज़रिए वो उनके सिस्टम में दाखिल हो सके और उन्हें ट्रैक कर सके। उसी टूल में एक टूल था एटर्नल ब्लू करके। बेसिकली वो इस तरह के टूल यूज़ करते थे, फिर किसी तरह से उनके सिस्टम में दाखिल होते थे, मतलब एक्सेस लेते थे आप कह सकते हैं, फिर उन्हें ट्रैक करते थे, उन पे स्पाई करते थे। बट लास्ट ईयर उन्होंने जितने भी ये टूल्स थे उसे बंद कर दिया था, उसे डंप कर दिया था, जो भी उसके कोड्स वगैरह है। अनफॉर्चुनेटली कह दीजिए आप कि हैकर्स का एक ग्रुप है बेसिकली, जिन्होंने इस कोड को या उनके एक टूल को हैक कर लिया, जो एटर्नल ब्लू करके। उन हैकर के ग्रुप का नाम है शैडो ब्रोकर्स। जो शैडो ब्रोकर्स करके ग्रुप है हैकर्स का, उन्होंने इनके जो एटर्नल ब्लू का कोड कह लीजिए आपकी, जो इसके पीछे लॉजिक था, उसे हैक कर लिया। अब आपको एक बात बता दूं कि ये जो अटैक है या ये जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी में है। जब ये NSA ने एक्सेस लेना चाहा अपने टारगेट पे स्पाई करने के लिए, तो उनके जो सिस्टम थे वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ थे। बेसिकली जो प्रॉब्लम है, आप कह सकते हैं एक बग है या एक कमी है, जिसके थ्रू आप उनके सिस्टम में दाखिल हो सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। तो किसी तरह से जो शैडो ब्रोकर्स करके हैकर्स का ग्रुप है, उन्हें ये पता चल गया। उन्होंने क्या किया, इनका जो एटर्नल ब्लू करके कोड है या जो टूल है उसे हैक कर लिया। उसके पीछे का जो आइडिया कह लीजिए आप, उसे उन्होंने हैक कर लिया। उसे हैक करके उसका यूज़ करके इन्होंने ये जो पूरा, तो आप जो वानाक्राई जो है वो एक वायरस नहीं बल्कि एक पूरा उनका अटैकिंग सिस्टम है जो स्टार्ट टू एंड कंप्लीट करता है उनके टास्क को। उन्होंने उसे यूज़ कर लिया। अब ये वर्क कैसे करता है, उन्होंने उस कोड को यूज़ कर लिया, फिर उस कोड के ज़रिए उनका जो टास्क था बेसिकली वो उन्होंने अचीव किया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वानाक्राई जो है वो जो मतलब अटैक करता है आपके सिस्टम पे, कोई फाइल्स के ज़रिए, जैसे आपके जो ईमेल है उसमें जो अटैचमेंट है, मान लीजिए वर्ड डॉक्यूमेंट है, PDF है, प्रेजेंटेशन है, एक्सेल शीट है, या कोई वीडियो है, उससे ही अटैक कर सकता है। या कोई सिस्टम में
ये वायरस या मालवेयर है, उसमें से आपको नहीं पता है कि उस सिस्टम में ये है, आपने उसमें से कुछ फाइल्स ली, आपने पेन ड्राइव में कुछ फाइल्स ली और अपने सिस्टम में डाल दी बिना चेकिंग किए हुए या स्कैन किए हुए। तीसरी चीज़, आप किसी जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप कोई नेटवर्क पे हैं, एक नेटवर्क में अगर ये आ गया तो सब नेटवर्क पे आ सकता है। अब वो जो हैकर्स हैं, शैडो ब्रोकर्स, वो कैसे इसे यूज़ करते हैं। सो बेसिकली पहले तो उन्हें पता चल गया है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में ये बग है। अब उन्हें करना ही है कि इस बग को चालू करना है। तो वो क्या करते हैं, आपको कुछ जैसे मेल भेजा उन्होंने, कोई स्पैम भेजा, कोई अटैचमेंट भेजा, आपने जब क्लिक किया तो उस मेल में एक वर्म होता है। वर्म बेसिकली अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो एक तरह का वायरस ही होता है। वर्म उन्होंने उस अटैचमेंट में डाला है। जैसे ही आपने क्लिक किया, अपने सिस्टम में उसे लिया, सो वो वर्म क्या करता है, जो बग है आपके सिस्टम में, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का बग है, उसे वो ऑन कर देता है, उसे वो चालू कर देता है। अब ये बैक में काम करना चालू करता है, जिसे आप बैकडोर भी कहते हैं। सो बैकडोर भी एक तरह का वायरस होता है। सो ये बेसिकली करता ये है कि जैसा कि ट्रोजन आप जानते होंगे, एक तरह का वायरस। तो ट्रोजन जैसे ही आपने क्लिक किया वो ट्रिगर हो जाता है और वो कुछ ही मिनट में या सेकंड में अपना काम करना चालू कर देता है। बट जो ये बैकडोर होता है, ये पूरा एक उनका, इसमें एक टास्क छुपा होता है कि मुझे स्टार्ट टू एंड इस कोड से ये काम करवाना है। तो WannaCry के केस में ये होता है कि जैसे आपने वो अटैचमेंट को अपने सिस्टम में ले लिया, ये वर्म जो है उस बग को ऑन कर देता है और उसके बाद ये आपके सिस्टम की जितनी भी फाइल्स है, जो भी डेटा है, उन्हें एनक्रिप्ट कर देता है। नेक्स्ट टाइम जब आप अपने सिस्टम पे लॉगिन करते हैं तो एक तरह का मैसेज आता है कि आपकी जितनी भी फाइल्स है, जो भी डेटा है, वो एनक्रिप्ट हो चुका है। ओके, अगर आपको वो फाइल्स और डेटा फिर से एक्सेस करना है तो आपको एक टाइम दिया जाएगा। वहाँ पर एक जगह टाइम बताता है कि आपको इतने टाइम में इतना अमाउंट, बेसिकली पैसा, इन लोगों को देना है। लोगों को बेसिकली वहाँ पर एक URL, एक लिंक दिया होता है कि आपको इस पर भेजना है। इस वजह से इसे रैंसमवेयर कहा जाता है। रैंसमवेयर बेसिकली आप अगर समझ जाए रैंसमवेयर, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपकी कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और किसी ने उसे ले लिया है, अब आपको वो चीज़ वापस चाहिए तो वो कहेगा कि मुझे कुछ पैसा दे दो तब मैं तुम्हें ये दूँगा, तो आपने उसे पैसा पे कर दिया। सेम यहाँ भी होता है। हैकर्स क्या करते हैं, एक वर्म के ज़रिए आपके सिस्टम में दाखिल हो जाते हैं, फिर आपकी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर लेते हैं, आपको उसे एक्सेस नहीं देते हैं। अब आपको उन चीज़ का एक्सेस चाहिए, सो आपको एक मैसेज देते हैं कि अगर आपको इस चीज़ का एक्सेस चाहिए, इन फाइल्स का एक्सेस चाहिए, डेटा का एक्सेस चाहिए, तो आपको इतना अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा, तभी हम आपको मतलब इसका एक्सेस देंगे। ओके, WannaCry के केस में भी यही होता है। उसके साथ ही वो ये भी बताते हैं, टाइम बताते हैं कि अगर आप इतने टाइम में नहीं पे करोगे, आपकी फाइल्स डैमेज कर दी जाएगी, डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी, डिलीट कर दी जाएगी। आपको ये URL दिया गया है। सेकंड चीज़, आपको जो पेमेंट करना है वो बिटकॉइन में करना है। सो बिटकॉइन बेसिकली इंटरनेट पे एक पेमेंट का तरीका होता है, एक करेंसी होती है बेसिकली। सो आपको ये पे करना है, आप पे कर देंगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा। सो इस तरह से पूरा WannaCry वर्क करता है। अभी जो शैडो ब्रोकर्स हैं, इनका एक एक्सेस दिलाने का मिनिमम कॉस्ट है $300 बिटकॉइन। और जो फर्स्ट अटैक ये हुआ है, ये यूरोपियन कंट्री में हुआ है। सो फ्राइडे की इवनिंग में जो स्पेन एंड जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये हुआ कि लोगों ने जब अपना सिस्टम फिर से लॉगिन करना चाहा, सो वो लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। लॉगिन करने के बाद उन्हें डायरेक्टली ये बताया जा रहा था कि आपकी फाइल्स जो है वो एनक्रिप्ट हो गई है, अगर आपको फिर से उसका एक्सेस चाहिए तो आपको इतना अमाउंट इस URL पे, इस लिंक पे देना पड़ेगा। उसके बाद ही ये चालू होगा, वो भी कुछ टाइम लिमिट में। और धीरे धीरे करके ये कुछ 70 से ज़्यादा देशों में फैल गया। सो सैटरडे की शाम तक के, जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है, शैडो ब्रोकर्स ने 30 to 40,000 बिटकॉइन डॉलर्स इन्होंने रैंसम ले लिया था। ओके, जो टेक एक्सपर्ट हैं, रिसर्चर्स हैं और जो साइबर एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि ये अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक हो सकता है और कुछ दिनों में ये 150 कंट्रीज़ को से भी ज़्यादा या 150 कंट्रीज़ को अफेक्ट कर सकता है। आपको
आपको बता दूं कि इससे पहले इतना बड़ा इस जो साइबर अटैक हुआ था वो 2008 में हुआ था। उसका नाम था कॉन्फ़िगर। बेसिकली जो एक कॉन्फ़िगरेशन है उसे ये डिस्ट्रॉय करता था। सो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर नाम था। इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। 2008 में ये कॉन्फ़िगर करके साइबर अटैक हुआ था जिसमें 190 कंट्रीज़ अफेक्टेड हुई थी। सो इसके बहुत से वर्जन थे। बेसिकली जो मेन इसका मोटो था वो ये था कि जो आपके एडमिन राइट्स हैं या जो आपका एडमिन अथॉरिटी है उसे ये डिसेबल कर देता था। सेकंड चीज़, अचानक से कुछ फाइल डाउनलोड होने लगती थी। अचानक से कुछ फाइल्स आप डाउनलोड करना चाह रहे हो तो आप नहीं कर पाते थे, कुछ अपलोड नहीं कर पाते थे। तो बहुत से इसके वर्जन थे। उस टाइम पे इस कॉन्फ़िगर ने 190 कंट्रीज़ को अफेक्ट किया था। उसके बाद कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा साइबर अटैक है। अब ये इंडिया में किस तरह से अफेक्ट कर रहा है? रिसर्चर्स और एनालिस्ट का कहना है कि इंडिया में ये ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। वो इसलिए कि जो इसकी दो चीज़ें वो आपको बता दूँ। पहली चीज़, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को अफेक्ट करता है। सो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। सेकेंड थिंग, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के जो एक्सपी से पहले वाले एडिशन है, एक्सपी एंड एक्सपी से पहले वाले जो 2003 हो गए, 2000 हो गए, उनको ज़्यादा इफेक्ट करेगा क्योंकि उनका सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने बंद कर दिया है। सपोर्ट अगर आप कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके लिए जो अपडेट दी जाती है, जो पैचेस दिए जाते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने बंद कर दिया है। उसका मतलब ये है कि जैसी माइक्रोसॉफ्ट को ये पता है कि इस तरह का एक रैंसमवेयर है जिसके लिए उसने MS-010 करके एक पैच भी लास्ट मंथ जारी किया था। मगर इस अटैक का इंटेंसिटी आप कह लीजिए इतना ज़्यादा था कि वो बहुत जल्दी फैल गया। बट ये तो बात हो गई माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी के बाद वाले सिस्टम की। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी है किसी आपके पास या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या उससे पहले का, तो वो ज़्यादा अटैक हो सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है तो उसमें तो वैसे ही अपडेट आने के चांसेस कम हैं। सो अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप घर में यूज़ कर रहे हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंसर्न है, जैसे कि आप कह सकते हैं कोई साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है या कोई टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है या आप कह लीजिए मेडिसिन रिलेटेड है, तो उन्हें अपने डेटा का बहुत ख्याल होता है, तो वहाँ पर इसका अफेक्ट करने का चांसेस कम है क्योंकि वो अपग्रेडेशन, पैचेस एंड एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल करके रखते हैं। बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिन्हें सिर्फ कंप्यूटर कुछ हल्के फुल्के काम के लिए यूज़ करना होता है, तो वो ये नहीं ध्यान देते कि हमें ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉपी लेना चाहिए, बाय करना चाहिए, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी है 2000 है जिनका सपोर्ट अभी कम हो गया है या बंद हो गया है, हमें वो यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें नया वर्जन लेना चाहिए। वो अगर नहीं कर रहे तो उनको ये ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। लास्ट चीज़ कि इंडिया में अभी तक ये कितना इफेक्ट कर चुका है, तो 2 से 3 छोटी छोटी कंपनियां हैं जिन्होंने नाम नहीं बताया, उन्हें इफेक्ट कर चुका है। 2-3 प्राइवेट बैंक है जिन्हें अफेक्ट कर चुका है, छोटी छोटी। देन कुछ पुलिस, जो आंध्रा पुलिस का डिपार्टमेंट है, जो उनका हेडक्वार्टर है, वहाँ पर ये अफेक्ट कर चुका है। कोई मुंबई की कोई एक बहुत बड़ी MNC कंपनी है, उसे ये अफेक्ट कर चुका है। सो लास्ट में आपको यही बताना चाहूँगा कि इसके अफेक्ट करने, जैसे मैं पहले भी बताया, ये अफेक्ट कर सकता है आपको कोई भी अटैचमेंट के थ्रू। ये PDF फाइल में हो सकता है, एक्सेल शीट में हो सकता है, प्रेजेंटेशन फाइल में, वर्ड फाइल में, MP3s में भी हो सकता है, वीडियो में भी हो सकता है। तो आने वाले 2-3 दिन, मैं कहूँगा 1 हफ्ते तक, आप ये अगर आपको कोई मेल आ रहा है, कोई अनजान शख्स से या व्यक्ति से आ रहा है, तो आप उसे क्लिक ना करें, अटैचमेंट ना ओपन करें। कोई सिस्टम से अगर आप कोई फ़ाइल ले रहे हैं तो उसे बिना स्कैन किए अपने सिस्टम में ना लें। व्हाट्सएप पे अगर कुछ फाइल्स शेयर हो रही हैं, वो आपके मोबाइल को कम हार्म करेंगे, मगर आप वही चीज़ अगर अपने सिस्टम में ले रहे हो, उसमें ये WannaCry रैंसम होगा, तो
वो आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर देगा। सो उससे पहले स्कैन कर लें आप। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए जगह जगह अवेयरनेस के लिए न्यूज़ वगैरह आर्टिकल्स डाल रखे हैं, और उन्होंने 2-3 दिन के लिए एटीएम वगैरह से ट्रांजैक्शन भी कम करने को कहा है, कहीं जगह कहीं एटीएम बंद करने को कहा है। सो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का और इस नॉलेज को सुनने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपकी नॉलेज में थोड़ी भी इजाफा हुआ हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपको अगर कोई चीज़ इसमें ना अच्छी लगी हो या कुछ आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।